तीसरा पाठ चल रहा था ना, उसमें आधा हिस्सा पढ़ा दिए थे, आधा पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ध्यान से सुनो, ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो क्या है, और कोई भी है तो क्या हो जाएगा, क्या के बाद क्या आएगा, क्यों आएगा। लिखना भी ऐसे ही है, कोई प्रश्न आ जाएगा तो पहले उसकी परिभाषा, फिर उसका कारण, और कारण ही क्यों है। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं कुछ, तो प्रभाव लिख देंगे। अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ प्रकार है तो प्रकार लिख देंगे, फिर प्रभाव लिखेंगे। और प्रभाव जो है कैसा होगा, या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लिखते समय बोर्ड परीक्षा में ये ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। ये नहीं कि बहुउद्देशीय परियोजना लिख रहे हो तो शुरू किए कहाँ से कि बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए लाई गई, इसका लाभ ये हुआ, फिर बाद में बता रहे बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। तो कूद कूद के नहीं लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। पहले परिभाषा, फिर उसका कारण, उसका प्रभाव, प्रभाव में पहले सकारात्मक फिर नकारात्मक। ठीक है, यानी कि कुछ कमी है, अगर उसमें पूछ रहा है कि इसके उपाय क्या होंगे तो एक सुझाव दे देना है या उपाय बता देना है। ठीक है, यही प्रश्न होगा अगर 6 नंबर में आएगा तब। और 6 नंबर में अगर विस्तार से बढ़िया से लिखोगे, डायग्राम बना के, तीर बना के उसको दर्शाओगे तो अच्छा 6 में 6 मिलना तय है। पिछले साल एक लड़का 65 नंबर पाया था, बताए थे ना, तो 65 ऐसे ही आया था, बार बार कॉपी ला के चेक कराता था, हम कमी बता देते थे ये है, तो सही लिखा तो 65 आ गया। और 65 का मतलब कितना हो गया, 92-93% हो गया कि नहीं। तो जो इतना ला लेगा उसका मतलब 92-93% सामाजिक विज्ञान में लाए तो बाकी विषयों में भी वो बढ़िया लाया होगा कि नहीं। तो 90% 95% ऐसे ही आता है। लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, वहाँ कोई चेहरा नहीं देख रहा है कैसा है। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से देखो दिख क्या रहा है, बहुउद्देशीय यानी कि बहुत सारे उद्देश्य वाली कोई परियोजना। ठीक है, तो इस उद्देश्य को पूर्ति कैसे की जाती थी। तो ये वास्तव में भारत कैसा देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ क्या होती है, कृषि या खेती। तो इसके लिए प्राचीन काल से ही कई सारे हम लोगों को जैसे खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जब पढ़ोगे, कक्षा 6 में ही पढ़े होगे, तो उसमें क्या मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है कि नहीं, तालाब मिला है। तो वहीं से ही सिंचाई की व्यवस्था दिखाई देती है कि लोगों को तालाब बनाते थे। और तालाब क्यों बनाते थे, ताकि पानी इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो जल निकासी की व्यवस्था या जो है जल संचय की व्यवस्था हड़प्पा काल से ही दिखती है। फिर जब हम आएंगे प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गुजरात में एक झील बनाई गई, सुदर्शन झील। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास में भी कुछ लोग हैं कि नहीं। इसी तरह कलिंग में कुछ बांध के बारे में मिलता है, सिंचाई नहर से, मतलब नहर से सिंचाई होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, दस्तावेजों से। इसी तरह बाढ़ से भी बचाव करना है, जैसे पानी को सिर्फ बचाना नहीं है, पानी से खुद भी बचना है। जैसे जो नदियों के किनारे लोग हैं वो बाढ़ से बचने के लिए भी बांध बनाएंगे कि नहीं। जहाँ उनका मान लीजिए गाँव है, नदी का एरिया है, तो यहाँ बांध बना दिया जाता है ताकि इसको तोड़कर पानी बाहर ना बह पाए, होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उद्देश्य है। और नदी पर हम लोगों ने बांध बना दिया। इस प्रकार के अवशेष इलाहाबाद में मिले हैं, श्रृंगेश्वर धाम है इलाहाबाद के पास, वहाँ पे ऐसा खुदाई में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये हो गया प्राचीन इतिहास में हो गया, ये उससे पहले हो गया मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो एक हौज खास है, जगह इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, हौज खास। अब बताओ हौज मतलब क्या होता है, जानते हो। हौज एक नादे की तरह होता है,
गणित में सवाल लगाने को आता है कि नहीं, एक हौज की लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये है, तो उसमें बताइए कितना पानी आएगा, पढ़े हो? तो हौज क्या होता है? हौज का मतलब हो गया एक ढांचे की तरह जिसमें पानी रुक सकता है। तो बहुत बड़ा तालाब बनवाया, और खास का मतलब विशेष, मतलब वह राजा का था इस वजह से खास हो गया। और हौज का मतलब क्या हो गया? जब बहुत बड़े एरिया बनाएंगे तालाब है कि नहीं, तो यानी कि और इसी प्रकार के जैसे एक फिरोज शाह तुगलक आएगा मध्यकालीन इतिहास में, उसके द्वारा भी सिंचाई का कार्य की, मतलब बहुत सारा बढ़ावा दिया जाता, नहरें खुदवाई जाती है। यानी कि प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, फिर अंग्रेज़ों के समय में भी पाकिस्तान वाले एरिया में जितने भी, जैसे गंग नहर आएगा उत्तराखंड के पास, और भी बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ज़्यादा चली गई, वह अंग्रेज़ों के काल में आया। तो यानी कि भारत में प्राचीन काल से ही जल के बहुत उपयोग करने के लिए नहरों से, तालाबों इत्यादि का उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब अभी तक जो जितने भी ये सारे साक्ष्य हैं, या अंग्रेज़ों के समय जो कार्य किया गया, वह किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाता था। जैसे पहले जो नहरें खुदवाई जाती थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? कृषि, या कहीं कहीं और पेयजल के लिए, कि पानी पीने के लिए बचा रहे। ठीक है, जो तालाब वगैरह बनाए गए वह पेयजल के लिए बनाए गए। समझ में आया? लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत सरकार, मतलब हम लोग आज़ाद हुए, तो देश को चहुमुखी विकास की ज़रूरत थी कि नहीं, मतलब विकास बहुत ज़रूरी था। और अंग्रेज़ों ने उतना विकास नहीं किया, क्योंकि वह अपने देश का विकास कर रहे थे, ब्रिटेन का। यहाँ से सामान उठा के ले जाते थे और ब्रिटेन का विकास करते थे। तो हमने अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। तो सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है 1948 में आई, इसको बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। अब इसमें क्या था? दामोदर एक नदी है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था पहले इसे। इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसकी वजह से बहुत भीषण बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ की वजह से पूरा एकदम अस्त व्यस्त हो जाता था क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? बिहार का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी थी, इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। 1948 में जो है ये अमेरिका की तर्ज पे, अमेरिका में एक घाटी थी, टेनेसी घाटी, टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी पर एक परियोजना बनी थी। वहाँ क्या किया गया था कि ये नदी जा रही थी, इसको बाढ़, मतलब बांध बना दिया गया, और बांध की सहायता से पानी गिराया जाता था। तो क्या मिलता था? बिजली। और ये नदी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा था, मतलब कभी इसमें बाढ़ आता था। या फिर दामोदर के संदर्भ में भी यही समझिए, दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाए गए, जैसे पंचेत हिल बांध और तिलैया बांध, जो इसकी सहायक नदियां थी। मान लो ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पे बहुत सारे बांध बनाए गए, ताकि पानी को, स्पीड को कम किया जा सके। ठीक है, जैसे पानी बह रहा है तो पहले पानी को रोकेंगे और यहीं से गिराएंगे। तो बिजली मिल गई कि नहीं? मिल गई। अब बिजली मिलने के बाद हम क्या करेंगे? इसको बहुत सारी नहरों में बांट देंगे। जिस क्षेत्र में इसका पानी नहीं जा रहा था सीधे, 8-10 नहरें निकाल देंगे। अब नहरों के माध्यम से पानी भेजेंगे, तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि बाढ़ जो है रुकेगी कि नहीं? बाढ़ रुक गई। और दूसरा, उसी क्षेत्र में कम पानी जब जा रहा है तो डूबेगा नहीं, लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होगी कि नहीं? तो कृषि बढ़ेगा। तो 3-4 उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। और इसी पानी को और क्षेत्रों में पेयजल के रूप में, घरेलू जल के उपयोग रूप में, और दामोदर घाटी जहाँ से बहती है वह एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब वह कोयला लोहा भी पाया जाता है, तो उद्योगों के लिए जल मिलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एक दामोदर घाटी से देखो क्या क्या हो गया, बाढ़ पे रोक हो गई, फिर कृषि को बढ़ावा मिलेगा सिंचाई के माध्यम से। तीसरा क्या हो गया? औद्योगिक और घरेलू जल, औद्योगिक और घरेलू जल। घरेलू जल का मतलब नहाने धोने खाने पीने वाला सब इसी में आएगा। औद्योगिक जल में क्या आएगा? कोई मान लो इसके आधार पर कोई उद्योग लगा है,
कहीं पर कोई उद्योग है वो लगा है जिसमें जल की आवश्यकता है, उसको भी जल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो 4 हो गया। और क्या इससे फ़ायदा होगा? और भी कोई फ़ायदा है? बाढ़, कृषि, औद्योगिक जल, मतलब औद्योगिक जो मतलब उद्योगों के लिए जल हो गया, घरेलू जल हो गया, पेयजल हो गया, बिजली भी प्राप्त होगी कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो गया, बिजली प्राप्त होगी। और इसी बिजली का उपयोग हम उसी उद्योगों में करेंगे मशीन चलाने के लिए, पानी भी मिल जाएगा, तो विकास होने लगेगा कि नहीं? तो सबसे पहली अगर पूछेगा भारत में कौन सी परियोजना है जो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में लागू की गई, तो दामोदर घाटी परियोजना। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है समझ में आ गया होगा। ऐसी परियोजना जिसके माध्यम से देश के विकास हेतु बहुत सारे मतलब उसके उपयोग किए जा सके। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के ध्यान में रखकर ऐसी परियोजना का निर्माण करना। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इसी तरह से और भी कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे सतलज नदी पर या सतलुज नदी पर। ये 2-3 जो दिया है किताब में, इसको याद कर लेना, एक एक नंबर में आएगा। सतलुज नदी पर कौन है? भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, नांगल भी लिख देते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसी तरह जो है और कौन दिया है, जो आपके एक बुक में दिया वही बस बता रहे हैं। महानदी, महानदी कहाँ पे बहती है? उड़ीसा में। और इस पे कौन सी परियोजना है? हीराकुंड। ठीक है, समझ में आया? और कौन सी परियोजनाएं हैं, ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना को इस पे मान लो कोई नदी है तो बांध बनाते हैं। ठीक है, तो बांध कोई पूछ ले बांध क्या होता है तो क्या बताएंगे? इसे बांध कोई पूछता है तो क्या बताओगे बांध के लिए? बांध क्या है? एक ऐसा अवरोध है। बांध क्या है? एक अवरोध है जो नदी के मार्ग में बनाया जाता है। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? इसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, बिजली बनाया जाएगा, दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, जल को रोका जा सकता है, और उसी जल को गिरा करके बहुत सारे उद्देश्यों जैसे बिजली बनाना, सिंचाई कार्य करना प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुउद्देशीय परियोजना। इससे लाभ क्या क्या है? जो लाभ भाखड़ा नांगल वाले में हुआ है, अरे उसमें दामोदर घाटी में हुआ है, वही सारे इसके लाभ होंगे। पहला, सिंचाई होगा कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो लाभ। और दूसरा, बिजली हो गया। और घरेलू और औद्योगिक जल, हाँ, घरेलू और औद्योगिक जल, बाढ़ नियंत्रण, और पेयजल, पेयजल इसी घरेलू जल में आ गया। ठीक है, और देखो, जब हम ये नदी जा रही है, यहाँ बांध बना दिए, तो ये पीछे का क्षेत्र पूरा डूब के खूब जल भर जाएगा कि नहीं? तो तालाब बन जाएगा, उसमें मछली पाल सकते हैं, मछली पाल सकते हैं। झील हो गया तो झील में घूमने जाएंगे लोग कि नहीं? तो मनोरंजन, पर्यटन, मनोरंजन हो गया, पर्यटन हो गया, और क्या हो गया? नौका चालन हो सकता है कि नहीं? नाव चलाने के लिए कोई प्रतियोगिता करानी हो तो ऐसे झील में हो सकता है नौका चालन। तो ये सब इसके लाभ हो गए। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या मतलब इसमें बताना तो है नहीं कुछ। बाढ़ नियंत्रण कैसे हुआ बता दिए ना, समझ में आ गया। मछली पालन में क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार का बांध बनाया जाता है, तालाब बनते ही सरकार वहाँ कुछ मछलियाँ पहले अपने पास से डलवा देती है, ताकि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ उसी में रोजगार मिल जाए, मछली मारते रहें। मनोरंजन और पर्यटन क्या है कि घूमना फिरना, लोग जाएंगे, जैसे नैनीताल का नाम सुने हो, तो ताल है कि नहीं? नैनीताल यानी कि झील है, उसी झील के लिए घूमने जाते हैं। और भी ऐसे जैसे टिहरी
अभी एक आएगा विवादित परियोजना टिहरी बांध परियोजना, तो वहाँ भी बहुत बड़ा झील बना है टिहरी झील, और टिहरी झील में भी लोग घूमने जाते हैं। चाहे आसपास जो है जहाँ भी जो शहरों के किनारे झील है, जैसे गोरखपुर में एक है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल में नौकाएं हैं, लोग घूमने जाते हैं ताल के किनारे। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, मछली पालन मनोरंजन पर्यटन हो गया, नौका चालन भी हो गया। समझ में आ गया ना इतना। ठीक है, अब देखो इसकी कमियां क्या हो जाएगा, कमी होगा कि नहीं कुछ। पहला देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र डूब जा रहा है कि नहीं, डूब जा रहा है, तो इससे क्या होगा, वन या वनस्पतियों का डूबना या विनाश, सीधे लिख देते हैं। या इसी को पर्यावरण अवनमन कह सकते हैं कि नहीं, पर्यावरण का गिरावट आएगी कि नहीं। जैसे पेड़ पौधों से, वन से या जंगल से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वातावरण शुद्ध रहता है। लेकिन अगर ये डूब जाएंगे तो इतना तो ये ऑक्सीजन छोड़ना बंद हो गया। दूसरा, वह पानी में लंबे समय तक रहेंगे तो सड़ गल जाएंगे कि नहीं, तो सड़ने गलने से भी प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। ठीक है, दूसरा बताओ, अब देखो तलछट का समस्या है। तलछट की दो तरह से समस्या है। एक तो जब हम बांध बना दिए, ये बांध बनाए, ठीक है, अच्छा नदी देखे होगे इस समय, देखो गंगा नदी किनारे हो या घाघरा नदी किनारे हो, तो इसको देखेंगे कि नदी का बरसात के समय में रंग कैसा होता है, मतलब मिट्टी के जैसा होता है कि नहीं। नहर में जो पानी आ रहा है एकदम साफ आ रहा है, मिट्टी जैसा आ रहा है ना, तो नदी का ही पानी आ रहा है। यानी कि इसमें छोटे छोटे अवसाद हैं जो टुकड़े चल रहे हैं इसमें। लेकिन अगर हम इसके बहाव को रोक देंगे तो ये धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा कि नहीं, बैठने लगेगा। बैठने से क्या होगा, अगर मान लो ये पहले इतना गहरा था, धीरे धीरे जमते 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 ऊंचा हो जाएगा कि नहीं, ऊंचा हो जाएगा तो जल ग्रहण क्षमता कम हो जाएगी, और जल ग्रहण क्षमता जब कम हो जाएगी तो बांध टूटने का खतरा या ओवरफ्लो होने का खतरा है, जिससे बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था तो एक समस्या उल्टे बन जाएगी। ठीक है, तलछट के जमाव से इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होगी, और कम होने से बांध टूटने का खतरा रहेगा। समझ में आया। तो एक समस्या ये तलछट की हो गई। दूसरा देखिए, तलछट से ही क्या समस्या है, ये जो तलछट था अगर मान लो कहीं बाढ़ आता है, ये नदी जा रही थी, नदी का पानी बढ़ गया, ये मान लो बाढ़ का क्षेत्र है। अब बाढ़ वाले क्षेत्र में पानी जब जाता है तो लंबे समय तक रुका रहता है कि नहीं, रुका रहता है। मान लो सारे खेत डूब गए, तो यही जो तलछट था उस खेत पर जाके धीरे धीरे बैठ जाएगा कि नहीं। जैसे नहर में देखोगे, जब नहर का पानी पूरा चला जाता है तो उसमें देखोगे कि नई मिट्टी की परत बनी रहेगी, देखे हो। तो ऐसे ही अगर ये खेत वाले क्षेत्र में जाएगा तो ये अपना तलछट खेत में छोड़ेगा, अगर डैम के पास है तो डैम के पास छोड़ेगा कि नहीं। और ये जो तलछट है नदी का, ये बहुत उपजाऊ होता है। बाढ़ के मैदान में एक ही फसल होगी लेकिन बहुत अच्छी होगी। उसका कारण क्या है, ये जो नई मिट्टी आ रही है ये बहुत उपजाऊ होती है, इस वजह से फसल बहुत अच्छी होती है। तो इससे एक नुकसान हो गया कि नहीं, उपजाऊ मिट्टी हमारी बेकार चली जा रही है। बिना खाद और डाले भी वहाँ पे काम किया जाता था पहले, लेकिन अगर बहुउद्देशीय परियोजना बना दिए तो ये जो तलछट है वो उस खेत में जा नहीं पा रही है, तो इससे एक समस्या आ गई। ठीक, इसी कारण से देखोगे बाढ़ वाले क्षेत्र में किसी का मकान चाहे कितना भी बह जाए, हर साल उसका डूबेगा, तैर के भाग के बच जाएगा, फिर वहीं जाएगा। तो उसका कारण क्या है, उसकी ज़मीन वहाँ पे उपजाऊ है। समझ में आया। बाढ़ वाले क्षेत्रों में लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि यही जो तलछट है वही जाके खेतों पर जमता है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो फसल भी अच्छी है, लोगों को खाने के लिए अच्छा है, इसलिए फिर लौट के वहीं जाते हैं। ठीक, दो समझ में आया। तीसरी समस्या क्या है, विस्थापन। विस्थापन या इसी को बोलेंगे, इनका मतलब विस्थापन होता है लोगों का। और जैसे मान लो नदी थी, ये बना बांध, जैसे यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बलिया में, ठीक है,
यहाँ कोई बांध बनेगा तो ये 30-40 किलोमीटर का एरिया डूब जाएगा, ठीक है। तो मान लो गढ़मलपुर का एरिया भी तुम्हारा डूबने लगे, तो डूबने से क्या होगा, यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा कि नहीं। तो छोड़ के जब भागेंगे तो अपना घर लेके तो जा नहीं पाएंगे कि घर लेके चले जाएंगे, और न तो ज़मीन लेके जा पाएंगे। तो इसकी जगह पर सरकार दूसरी जगह पर पुनर्वास करती है, पुनर्वास की व्यवस्था करती है, ठीक है। अब पुनर्वास की व्यवस्था करेगी तो लोगों से पूछेगी आपका घर कितना बड़ा था, तो इतना बड़ा था, ठीक है। किसी का घर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो उसी अनुरूप मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जिनके पास उनके घर का कागज़ नहीं है, हो सकता है कि नहीं, पुश्तैनी रह रहे हो या कहीं पे इकट्ठा रह रहे हो या कोई सरकारी ज़मीन है वहाँ रह रहे हो, तो उनको ज़मीन देगी कहीं सरकार? नहीं देगी, क्योंकि वो मानेगी ही नहीं। अगर देने लगेगी तो बाहर के लोग आ जाएंगे, मतलब जो गढ़मलपुर के नहीं भी हैं वो कहेंगे हम भी यही थे कि नहीं। तो इसकी वजह से समस्या। और दूसरी बात, मान लो यहाँ किसी की खेती थी, उसके लिए तो ठीक है। और मान लो कोई किसी के घर में खेती ना हो, जैसे कुछ लोग होंगे जिसके वहाँ खेती नहीं होगी, मजदूरी करते होंगे उनके घर के लोग, तो खेती वालों के लिए तो ठीक है, उनको खेत मिल जाएगा। मजदूरी वालों को अब कहाँ से, फिर उनको कुछ तो मिलेगा नहीं, उनका घर भी छूट गया कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो विस्थापन या पुनर्वास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इसी आधार पर 2-3 हो गया। और कोई समस्या है? और क्या हो गया? पर्यावरण हो गया, विस्थापन हो गया, मान लो 3 हो गया। चलो अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इसी विस्थापन और वन ह्रास की वजह से ही कई सारे आंदोलन भी हुए हैं, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखो। लिखो, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? हो गया। इसके लाभ तथा कमियों की विवेचना कीजिए। इसको कैसे करना है पहले देख लो। लिखने के लिए हम बता दे रहे हैं कि ऐसे ही लिख के लाना। इसके लाभ तथा कमियों की विवेचना कीजिए। पहले बताना है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, या इसी की परिभाषा किताब से देख लेना, और बताए भी हैं, उसी आधार पर किया तो बना लेना, ठीक है। तो पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे, छोटा सा एक पैराग्राफ, फिर लिखेंगे इससे निम्न लाभ है। तो लाभ 1, 2, 3, 4 करके काले पेन से स्पष्ट रूप से एक एक लाइन में लिखना ताकि दिखाई दे। फिर एक एक को उठा के यहाँ से एक एक पैराग्राफ बना देना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक। इसी तरह फिर आएंगे हम लोग कमियाँ पे। कमियों को भी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 करके स्पष्ट लिख लेना, फिर एक एक को उठा के उसको पैराग्राफ बना देना है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही लिख के लाना।